नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल आराध्य मुस्कान ब्लॉग्स पर। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी डिस्कस करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, द सर्पेंट, चार्ल्स सोबराज। हम बात करेंगे उसकी ऑटोबायोग्राफी मॉय ले सर्पेंट के बारे में। हाँ, और आज की इस चर्चा में ना हमारा मकसद सिर्फ एक टाइमलाइन को दोहराना नहीं है। हम एक्चुअली इस डीप डाइव के जरिए ये समझना चाहते हैं कि उसके दिमाग का मैकेनिज्म क्या था। मतलब उसने इतने कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस आखिर एग्जीक्यूट कैसे किए। सही कहा। उसने 1970s के एशियन हिप्पी ट्रेल पर जो खौफ का दौर शुरू किया था, उसके पीछे का हाउ और वाई समझना बहुत जरूरी है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा बेस मटेरियल उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। एग्जैक्टली। और इस किताब में एक बहुत बड़ा कैच है। जब ये मॉय ले सर्पेंट लिखी जा रही थी, तब सोबराज नेपाल की जेल में था। नोट्स और लेटर्स को लिटरली स्मगल करना पड़ता था को-ऑथर जॉन चार्ल्स डेनियो तक। वेट, सच में स्मगल होते थे नोट्स? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हम जो नैरेटिव पढ़ रहे हैं वो डायरेक्टली एक मास्टरमाइंड के दिमाग से फिल्टर होकर आया है। वो एक ऐसी कहानी बता रहा है जहां वो खुद अपनी लाइफ के सबसे डार्क हिस्सों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, आई सी। तो इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत ना हमें वहां से करनी चाहिए जहां से इस क्रिमिनल माइंड का कंस्ट्रक्शन हुआ। क्योंकि कोई भी क्रिमिनल अचानक किसी वैक्यूम में पैदा नहीं होता है ना, उसकी रूट्स हमेशा बचपन में होती हैं। सही पॉइंट है। और चार्ल्स सोबराज के केस में सोर्स मटेरियल क्लियरली दिखाता है कि उसकी लाइफ की शुरुआत एक बहुत गहरे आइडेंटिटी क्राइसिस से हुई थी। 1944 में वियतनाम में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता इंडियन थे और माँ वियतनामी। राइट, लेकिन उसके पास तो किसी एक देश की सॉलिड आइडेंटिटी थी ही नहीं। हाँ, और उसे अपथराइट कहा जाता था, एक स्टेटलेस इंसान। उसके पिता की इंडियन फैमिली ने उसे पूरी तरह रिजेक्ट है दिया। माँ ने निग्लेक्ट किया और बाद में उसकी माँ ने एक फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर से शादी कर ली। और जहां तक मैंने पढ़ा है वो फ्रेंच स्टेपफादर उसे सिर्फ एक बोझ समझता था, राइट? बिल्कुल। वो वियतनाम, इंडिया और फ्रांस के बीच भटकता रहा। बचपन की ये फीलिंग कि मैं कहीं बिलोंग नहीं करता, ये उसकी साइकोलॉजी का एक फाउंडेशनल पिलर बन गई। उसे लगने लगा कि सोसाइटी ने उसे अपना हिस्सा नहीं माना, तो वो सोसाइटी के रूल्स क्यों माने। पर देखो, यहाँ मैं एक सवाल जरूर उठाना चाहूंगी। दुनिया में हजारों लाखों बच्चे होते हैं जो अब्यूसिव और निग्लेक्टफुल बचपन से गुजरते हैं। वो सब तो कैलकुलेट करके इनोसेंट लोगों का शिकार नहीं करते। ये पुशबैक बिल्कुल वैलिड है। ऑटोबायोग्राफी में वो इस ट्रॉमा को एक ढाल की तरह, एक एक्सक्यूज की तरह यूज करता है। पर रियलिटी देखो, उसने इनोसेंट ट्रैवलर्स का ट्रस्ट जीता, उन्हें लूटा, उनकी आइडेंटिटी चुरा ली। क्या ये ट्रैजिक चाइल्डहुड वाकई उस कोल्ड मैनिपुलेशन को जस्टिफाई कर सकता है? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। और इसी पॉइंट पर साइकोलॉजी का डार्क ट्रायड कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी का मिक्स होता है। मैकियावेलियनिज्म का मतलब यही है कि आप दूसरे इंसानों को सिर्फ एक टूल, एक मोहरा समझते हैं। एकदम एक कमीलियन की तरह, गिरगिट की तरह, जो अपने शिकार के हिसाब से रंग बदलता था। एग्जैक्टली। हिप्पी ट्रेल पर आने वाले वेस्टर्न टूरिस्ट्स जब एक नए अनजान माहौल में आते थे तो वो उन्हें अप्रोच करता था, कभी एक सक्सेसफुल जेम डीलर बनकर तो कभी एक हेल्पफुल लोकल गाइड बनकर। वो 5 भाषाएं फ्लुएंटली बोलता था। वाओ, 5 भाषाएं! तो मतलब कम्युनिकेशन उसका सबसे बड़ा वेपन था। हाँ, उसने कभी रैंडम स्ट्रीट वायलेंस का यूज नहीं किया। वो पहले उनका दोस्त बनता, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता, और जब वो लोग उस पर पूरी तरह ट्रस्ट करने लगते तब वो अपना ट्रैप क्लोज करता था। और इस ट्रैप का सबसे खतरनाक हिस्सा वो स्लीपिंग पिल्स थे, मोगेडॉन, है ना? उसने किताब में कहा है कि उसके क्राइम्स नॉन वायलेंट थे। रियली? हाँ, वो इंसिस्ट करता है कि उसने सिर्फ इन सेडेटिव्स का इस्तेमाल किया। उसका क्लेम है कि वो बस इन टूरिस्ट्स को गहरी नींद में सुला देता था ताकि उनके कैश, ट्रैवलर्स चेक्स और पासपोर्ट्स आराम से चुरा सके। वो लिटरली खुद को एक सिंपल कॉनमैन के रूप में पेंट करता है। पर ये नॉन वायलेंट का डेफिनेशन बहुत ही ट्विस्टेड है। किसी इंसान को उसके खाने या पीने में चुपचाप हेवी सेडेटिव्स दे देना, ये फिजिकल वायलेंस ही तो है। और उन्हें बेहोश छोड़ देना बिना पैसे के किसी अनजान देश में, ये एम्पैथी का कंप्लीट एब्सेंस दिखाता है। बिल्कुल, उसमें एम्पैथी जीरो थी। पर स्ट्रेंजर्स को मैनिपुलेट करना एक बात है, अपने सबसे करीबी लोगों को इस डार्क दुनिया का हिस्सा बनाना बिल्कुल अलग लेवल की माइंड गेम है। यहाँ एंट्री होती है उसकी एक्स वाइफ हेलेन की। ओ बाप रे, हेलेन का जो कैरेक्टर और उसका जो रोल था इस बुक में, वो पढ़कर तो मेरा दिमागी सुन पड़ गया था। स्ट्रेंजर्स का ठीक है, पर अपने फैमिली मेंबर्स को? हाँ, हेलेन एक ही वक्त में उसकी लाइफ की एंकर भी थी और उसके ग्रैंड चेसबोर्ड का एक अनजान मोहरा भी।
अक्सर हेलेन को पता भी नहीं होता था कि असल प्लान कितना खतरनाक है, और मकाओ वाला इंसिडेंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सीरियसली, वो मकाओ वाला किस्सा मैंने जब पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि कोई ऐसी हद तक कैसे जा सकता है। मैं ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। उसने लिटरली अपनी पत्नी हेलेन और अपनी छोटी बेटी सीता को मकाओ में एक चाइनीज लोन शार्क के पास आज कोलैटरल रख दिया, $1000 के लोन के लिए। सिर्फ $1000 के लिए अपनी बच्ची गिरवी रख दी? हाँ, उसने लोन शार्क को गारंटी दी कि जब तक वो पैसे नहीं लौटाता उसकी बीवी और बच्ची वहीं रहेंगे। और पता है इस दौरान वो खुद कहाँ चला गया? दिल्ली गया था ना, एक बड़ा ज्वेलरी हाइस्ट एग्जीक्यूट करने। ये सोचना भी हैरान करता है कि कोई इंसान अपने ही परिवार को एज अ बार्गेनिंग चिप कैसे यूज कर सकता है। ये साइकोपैथी का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। उसके दिमाग में इमोशनल अटैचमेंट्स की कोई वैल्यू थी ही नहीं। पर इस इंसिडेंट से भी ज्यादा शॉकिंग चीज हेलेन का बिहेवियर था। इतने एक्सट्रीम खतरे के बाद भी वो सोबराज के साथ जुड़ी रही। ये सच में अजीब है, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो दिल्ली हॉस्पिटल स्केप है। वो स्केप तो किसी फिक्शन मूवी से भी ज्यादा ड्रामेटिक है। उसने अपेंडिसाइटिस का नाटक किया था ना? हाँ, जब उस पर पुलिस का प्रेशर बढ़ने लगा दिल्ली में, तो उसने अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स को इस परफेक्शन के साथ मिमिक किया कि डॉक्टर्स कंप्लीटली बेवकूफ बन गए। उन्होंने लिटरली उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ऑपरेट कर दिया था, बिना किसी एक्चुअल प्रॉब्लम के। बिल्कुल। और इस पूरे इल्यूजन को मेंटेन करने में हेलेन ने एक्टिवली उसकी मदद की। जब पुलिस गार्ड उसकी निगरानी कर रहा था तो हेलेन उस गार्ड के साथ बैठकर लंबी कार्ड गेम्स खेलने लगी। ओह, आई सी। उसने गार्ड का ध्यान भटकाया ताकि सोबराज आराम से हॉस्पिटल से फरार हो सके। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पजल है। क्या हेलेन सच में सिर्फ एक हेल्पलेस विक्टिम थी, या उस पर ग्रूमिंग का इतना डीप असर था कि वो सच्चाई देख ही नहीं पाई? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे लगता है ये एक स्पाइडर्स वेब, मकड़ी के जाले की तरह है। जब आप उस जाले के बिल्कुल सेंटर में होते हो तो आपको जाला दिखाई नहीं देता। आपको लगता है पूरी दुनिया गलत है और सिर्फ आपका पार्टनर सही है। ये रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया आपने। साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग ऐसी होती है। मैनिपुलेटर आहिस्ता आहिस्ता विक्टिम के आले द्वाले की इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है, और इसका असर इतना गहरा था कि सालों बाद जब सोबराज नेपाल की जेल में था तो हेलेन ने फ्रांस से उसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। वेट, उसने लीगल फीस दी थी उसकी उतने सालों बाद भी? हाँ, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सोबराज उन मर्डर्स के लिए मासूम है। दैट इज जस्ट इनसेन। एक इंसान का रियलिटी पर से कंट्रोल कंप्लीटली छीन लेना। और अगर वो अपनी वाइफ को इस लेवल तक ग्रूम कर सकता था तो उसके लिए किसी इंस्टीट्यूशनल हायरार्की को मैनिपुलेट करना क्या बड़ी बात थी, जो उसने तिहाड़ जेल में किया। तिहाड़ जेल वाला चैप्टर तो सिस्टेमिक करप्शन का एक मास्टर क्लास है। एक आम इंसान के लिए प्रिजन सजा होती है, पर सोबराज के लिए तिहाड़ एक प्लेग्राउंड था। इसे किंग ऑफ तिहाड़ ऐसे ही नहीं कहते थे। मैंने सुना है वो वहां लिटरली एक राजा की तरह रहता था। उसने गार्ड्स को ब्लैकमेल किया था, है ना? हाँ, सोर्स डिटेल करता है कि कैसे उसने एक माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर जेल के अंदर स्मगल करवाया। उस छोटे से डिवाइस का यूज करके उसने करप्ट प्रिजन ऑफिशियल्स के साथ होने वाली कॉन्वर्सेशंस को सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया। ओह वाह, ये तो किसी एक्सपर्ट हैकर की तरह जो पुराने सिस्टम में बैकडोर ढूंढ लेता है। उसने ब्रूट फोर्स नहीं लगाया, बस सिस्टम के रूल्स को उन्हीं के खिलाफ यूज कर दिया। इन रिकॉर्डिंग्स के दम पर उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला होगा। बिल्कुल, उसके पसंद का खाना आता था, टीवी था, और उसे जेल के अलग अलग सेक्शंस में आजादी से घूमने की परमिशन थी। पर इस सब का क्लाइमैक्स आया 1986 के लेजेंडरी एस्केप में। और ये एस्केप किसी रैंडमली बनाए गए प्लान का हिस्सा नहीं था। ये एक बुरा लीगल प्रेशर था। राइट, थाईलैंड उसके एक्सट्रेडिशन की मांग कर रहा था। वहां उस पर मल्टीपल ब्रूटल मर्डर्स के चार्जेस थे। अगर वो वहां भेजा जाता तो डेफिनेटली मौत की सजा मिलती। एग्जैक्ट, डेथ पेनल्टी फायरिंग स्क्वाड के जरिए। और इंडिया में उसकी सजा पूरी होने वाली थी। तो उसने क्या रास्ता निकाला? एक जेल ब्रेक। पर कोई सुरंग नहीं खोदी। उसने गार्ड्स के लिए एक फेक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की। और वाराणसी एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड पर आ गया, स्लीपिंग पिल्स। उसने ज़ेपैम और मोगाडॉन स्वीट्स में मिक्स करके गार्ड्स को खिलाए थे। हाँ, चॉकलेट स्वीट्स और फ्रूट्स में। कुछ ही देर में पूरी गार्ड फोर्स गहरी नींद में चली गई और वो बिना किसी शोर के तिहाड़ के मेन गेट से कैजुअली चलकर बाहर निकल गया। I mean, इतनी बड़ी जेल से कैजुअली चलकर बाहर आना ऑडेसिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। पर एस्केप के बाद का जो प्लान था वो असली ग्रैंड मास्टर मूव थी। उसने आजाद घूमने के बजाय डेलिबरेटली खुद को गोवा में पकड़वाया, राइट? बिल्कुल।
वो गोवा के ओकोकेरो रेस्टोरेंट में बिल्कुल आराम से बैठा था, जैसे वेट कर रहा हो कि पुलिस आकर उसे पकड़े। ये इसलिए क्योंकि वो स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस के कानून को समझता था। एक सेकंड, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशंस कैसे काम किया इसमें? थाईलैंड के कानून के हिसाब से मर्डर्स पर मुकदमा चलाने और सजा देने की लिमिट 20 साल थी। तिहाड़ से भागने की वजह से इंडियन लीगल सिस्टम में उस पर फ्रेश चार्जेस लग गए जेल ब्रेक के। ओह, तो उसकी इंडिया वाली सजा बढ़ गई? हाँ, 10 साल के लिए और बढ़ गई। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जब तक एक देश में सजा पूरी नहीं होती, मुजरिम को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सकता। तो जब तक उसने इंडिया में अपनी बढ़ी हुई सजा काटी, थाईलैंड का 20 साल का लिमिट एक्सपायर हो चुका था। उसने इंडियन जस्टिस सिस्टम को एज अ शील्ड यूज किया। माइंड ब्लोइंग। ये सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, ये इंटरनेशनल लॉ और जुरिस्डिक्शन का एक डार्क एक्सपर्ट था। पर कहते हैं ना, हर चेस प्लेयर कभी ना कभी एक ऐसी गलती करता है जो उसकी पूरी गेम खत्म कर देती है। और वो गलती हुई 2003 में। दुनिया बदल चुकी थी, टेक्नोलॉजी आ गई थी। 1997 में रिलीज होने के बाद वो पेरिस में एक फ्रीमैन की तरह रह रहा था। उसकी लाइफ सेट थी, मूवी डील्स नेगोशिएट हो रही थी। पर फिर उसका नार्सिसिज्म और एरोगेंस बीच में आ गया। वो इनएक्सप्लिकेबली नेपाल चला गया, जहां वो अभी भी एक वांटेड मैन था। एग्जैक्टली। वो काठमांडू के कैसीनो रॉयल गया और वहां एक जर्नलिस्ट ने उसे स्पॉट कर लिया और फिर फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उस ट्रायल की डिटेल्स कितनी अजीब हैं। नेपाल पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सॉलिड मॉडर्न फोरेंसिक एविडेंस नहीं था। उन्होंने अपना केस फोटोकॉपीज और पुरानी बुक्स पर बिल्ड किया, जैसे थॉमस टॉमसन की बुक सर्पेंटाइन। हाँ, उन्होंने एक नॉन फिक्शन बुक को एज एविडेंस यूज किया और बिना किसी सॉलिड बेस के उसे 20 साल की सजा सुना दी। हालांकि बाद में 2022 में ओल्ड एज की वजह से उसे रिलीज किया गया। पर सोचो, आज के टाइम में जहां AI, फेशियल रिकग्निशन और बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स हैं, वहां सौबराज का पहला क्राइम ही उसका आखिरी होता। एकदम सही कहा। उसका पूरा क्रिमिनल एम्पायर एक एनालॉग दुनिया पर निर्भर था। वो फिजिकल पासपोर्ट चुराता था, पेजेस फाड़ता था, फोटोज को ग्लू हटाकर स्वैप करता था। राइट। आजकल तो पासपोर्ट्स में माइक्रोचिप होती हैं, जिसमें फेस का क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर लॉक्ड होता है। अगर वो आज पेपर पर किसी का नाम क्रॉस करके अपना फोटो चिपकाता, तो AI डेटाबेस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मिसमैच फ्लैग कर देता। बिल्कुल। डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैकिंग आज हर चीज पकड़ लेती है। इंटरपोल का सिस्टम अब रियल टाइम करेक्टेड है। 1970s की स्लो कम्युनिकेशन का जो उसने फायदा उठाया, वो अब इम्पॉसिबल है। ये इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आज एक्सटिंक्ट हो चुका है। एक क्लियर पिक्चर मिलती है। लेकिन इस पूरी चर्चा को रैप अप करते हुए ना, एक आखिरी सवाल है जो मुझे बहुत परेशान करता है। हाँ, और वो सवाल इस किताब के कोर इंटेंट से जुड़ा है। पता है, पूरी ऑटोबायोग्राफी में चार्ल्स सोब्राश ने एक बार भी किसी मर्डर को डायरेक्ट कन्फेस नहीं किया है। वही तो, उसने अपने सारे वायलेंट क्राइम्स का ब्लेम या तो अपने अकम्प्लिस अजय चौधरी पर डाल दिया, या फिर लैक ऑफ एविडेंस को ढाल बना लिया। ये उसका क्लियर पैटर्न है। तो सवाल ये है कि क्या ये किताब ही अपने आप में उसका अल्टीमेट साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है? जेल की चार दीवारी से उसने ये कहानी लिखी दुनिया को अपनी नॉन वायलेंट लेगेसी कन्विंस करने के लिए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे अपने पिछले सारे विक्टिम्स को लूटने के बाद अब वो इस किताब के जरिए अपने रीडर्स की रियलिटी को ग्रूम करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हेलेन को किया था। ये बहुत ही डार्क पर बहुत ही प्लॉजिबल थॉट है। उम्मीद है आपको चार्ल्स सोब्राज की लाइफ का ये डीप एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आराध्या मुस्कान ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।